जिन बच्चों का अब तक बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इन क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। पेपर का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, यदि त्रिज्या 0.155 से 0.225 की सीमा में है तो समन्वय संख्या क्या होगी। इफ़ द रेडियस रेशियो इज़ इन द रेंज ऑफ 0.155 टू 0.225 देन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3 होगी। कितनी होगी? 3। सी पे आप टिक लगा दें। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो और जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरएनए का मुख्य कार्य सबको पता है, जाना माना वही पुराना क्वेश्चन। डीएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहाँ पर आप डी पे टिक लगा दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर में। चलिए क्वेश्चन 3 है, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है टेम्परेचर, एंजाइम कैटेलाइसिस को इफ़ेक्टिव करता है, पीएच भी करता है, सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन भी करता है। यानी कि आप डी पे जा सकते हो। ये जो डी नंबर है ऑप्रोसवी, यही राइट ऑप्शन है। बहुत सी यूनिवर्सिटी का अभी एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ है और बहुत सी यूनिवर्सिटी में हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचना है। आप स्ट्रक्चर देख के चिन्ह मत लगा देना, क्योंकि अधिकांश चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती हैं वो होती नहीं हैं। समझ गए? अल्फ़ा डी फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचना है, तो इनमें से कोई भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना नहीं है। ये समझ में आया? तो ये बनती कैसे अल्फ़ा डी की ग्लूकोज की, अगर अल्फ़ा डी फ्रक्टोज की ये ऐसे करके बनाई जाती है, ये होती है। यहाँ कार्बन प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से, ये CH2OH ऊपर आता है, H इधर नीचे यहाँ आ जाता है, ठीक है। इसी टाइप से ऊपर CH2OH आ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है A भी सही नहीं है, B भी सही नहीं है, C भी सही नहीं है, तो D नंबर लगा देते हैं टिक, इनमें से कोई नहीं। हाँ, अगर हमसे पूछता ग्लूकोज की, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, तो हम सही टिक लगा देते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एपीमर्स डिफियर इन कन्फिग्रेशन 8, यानी कि एपीमर्स डिफियर इन कन्फिग्रेशन 8 तो अधि अवयवी किस विन्यास पर भिन्न होते हैं। C1 कार्बन पर भी होते हैं, C2 कार्बन पर भी होते हैं और C3 कार्बन पर भी होते हैं। इसका मतलब है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन पॉलीसैकेराइड नहीं है। भाई पॉलीसैकेराइड सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड कभी नहीं होता। यहाँ पर आप सी पे जा सकते हो, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड नहीं होता। अच्छा, NaCl देखा है आपने, नमक बहुत खाया है, जीभ पे रखो, नमकीन वाला स्वाद आपको मिल जाएगा। तो नमक NaCl जो होता है वो होता है, और जो होता है वो नहीं होता है, और जो नहीं होता है वो होता है। NaCl क्रिस्टल है, ये हमेशा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होता है, ये ध्यान देना। बी पे आप टिक लगा दो, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा, निम्न में एंजाइम है। यार इंसुलिन एंजाइम है, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है, सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड फैट होते हैं ये। तो यहाँ पर आप ए पे जा सकते हो, इंसुलिन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड अम्लीय भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। अब तुम ये बताओ मैं किस पे लगा दूँ ऑप्शन। ये तो घुमाव वाला क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है, घुमाया फिराया हिलाया जुलाया फिर भी कोई असर नहीं आया, आखिरकार पेंच की चूड़ी मर गई और उसे कील की तरह ठोकना पड़ा। यह आपने हिंदी में कभी एक कहानी पढ़ी होगी। एमिनो अम्ल है, उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, तो इनमें से कोई नहीं, लगा दो। अब किस पे टिक लगा सकता हूँ, डी नंबर यही डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो एसिड के मिलने से बनता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH, और इस जो ये रिजल्ट हमें मिला है ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब ढूंढ लो कौन सा दिख रहा है हमें सर ये वाला दिख रहा है, डी नंबर। हाँ, तो टिक लगा दें, लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्फ़ा एमिनो अम्ल निम्न में से किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं।
स्ट्रेकर मेथड द्वारा बना सकते हो, क्रूप मेथड द्वारा बना सकते हो। और अगर एमिनो एसिड को थ्योरी वाइज पढ़ना है आपको तो पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर यानी कि प्ले लिस्ट में जाओ, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट खोलो और वहाँ डालो एमिनो एसिड, आपको मिल जाएगा। पूरे का पूरा लेक्चर मैंने पढ़ा रखा है, बहुत बड़ा लेक्चर कर रखा है। तो यहाँ पे आप डी पे टिक लगाओ, उपरोक्त में से कोई नहीं, ए और बी दोनों मेथड से आप एमिनो एसिड बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या है, एक क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या हमेशा 14 होती है। ये बात दिमाग में डाल लो, ये क्वेश्चन मैं हर बार आपको बताता आया हूँ मैंने कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में फंसते हैं। कुछ क्वेश्चन सर्वहारी हैं जो हर एक यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम पेपर में फंसते ही फंसते हैं। तो यहाँ पर आप 14 पे टिक लगा सकते हो और बिल्कुल सही ऑप्शन लगा हुआ भी है जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। नहीं दिख रहा होगा, मैं भी नहीं दिख रहा हूँ, क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा, तो फिर दिख क्या रहा? दृश्यमान प्रकाश में तरंग दैर्ध्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। भाई दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी मैंने पढ़ दिया, 400 से 750 नैनोमीटर तक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम है, एंजाइम जो होते हैं ना वो प्रोटीन होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। यहाँ पर आप डी पे जा सकते हो, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा रंजक क्षारीय है? तो एलिजरीन रंजक, मेलाकाइट हरे रंजक, इंडिगो रंजक, संतरी रंजक। भाई ये देखो नॉलेज जो है ना, नॉलेज, इंसान को नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज़ के बारे में, समझ गए? हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यही नहीं है कि यार हमें केमिस्ट्री की नॉलेज हो, जोलॉजी बॉटनी है आपके पास, उनकी भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज बहुत मायने रखती है। बी पे आप टिक लगाओ, मेलाकाइट हरे रंजक, लेकिन प्रैक्टिकली समझना बहुत ईजी होता है। ये टीचर लोग जो कॉलेज वाले होते हैं ना आजकल, ये भी निखट्टू हो गए हैं भाई साहब, कुछ करवा के नहीं देते बच्चों को, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवा के देते। बीएससी में समझ लो जब हम पढ़ते थे उस टाइम तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, और आज की तारीख में बच्चा स्कूल जाके नहीं देख रहा। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ बच्चों को बुलाया जाता, पढ़ाते भी हैं और प्रैक्टिकली समझाते भी हैं। बाकी जितने भी कॉलेज हैं, छोटे मोटे कॉलेज, उनमें तो ऐसा मांग चलो कि बस खाली एडमिशन ले लो, पास करवानी हमारी गारंटी है। साफ साफ बात रख देते हैं, बिल्कुल आओ मत आओ तुम्हारी मर्जी। तो ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, आप लोगों को कुछ सीखना चाहिए। मेलाकाइट हरे रंजक, बी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जल में अघुलनशील रंजक का एक उदाहरण है। वेट रंजक जो होता है ना, वेट रंजक जितने भी होते हैं वो सब जल में अघुलनशील होते हैं। ये बात डाल लो अपने कान के अंदर, अपने दिमाग में। निम्न में कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो भैया ये बेकेलाइट जो होता है ना, बेकेलाइट, इससे तो हर साल एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आता ही है। बेकेलाइट खुद आता है, ये नहीं कि इससे आता है, ये खुद बेकेलाइट एग्जाम में आता है। तो निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? आप बोलोगे सर बेकेलाइट, वेरी गुड। अकार्बनिक रबड़ है। फॉस्फोजीन्स, फॉस्फोजीन्स को आप बोलते हो पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है NaCl2 का होल एन। ये ध्यान देना, 1 लग इकाई होती है। जो फास्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर जो होते हैं वो अकार्बनिक बहुलक होते हैं, जिनका 1 लग जो होता है NaCl2 का होल एन होता है। अगर आप डीपली अगर पढ़ोगे ना, मज़ा तभी है पढ़ाई का। यहाँ ए पे टिक लगा दो, पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, बहुत छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन। क्यूबिक सिस्टम के लिए अक्षीय अनुपात A बराबर B बराबर C, तो अक्षीय कोण होगा। तो क्यूबिक सिस्टम के लिए तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। 6 पैरामीटर तो होते हैं एक क्रिस्टल के, एक क्यूबिक क्रिस्टल के 6 पैरामीटर होते हैं। 3 एक्सिस होती हैं, यानी कि उन एक्सिस की लेंथ होती है, और इसको आप इंटरफेशियल डिस्टेंस भी बोल सकते हो, और 3 जो होते हैं वो एंगल होते हैं, ठीक है। चलिए A23, ब्रेक के कानून के लिए सही अभिव्यक्ति है, बिल्कुल प्योर हिंदी में लिखा है। तो n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, यहाँ पे आप सी पे टिक लगा दो, राइट ऑप्शन है। चलिए कौन सा प्राकृतिक रंजक है? कौन सा प्राकृतिक रंजक है? एलिजरीन, मेथिल ऑरेंज, एजो रंजक या रोडामाइड? कौन सा लग रहा है भाई? ये ए पे टिक लगा दो, एलिजरीन। ये एक नेचुरल डाई होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ढूंढ लो कहाँ पर है एस्पिरिन का दूसरा नाम, ये हैगा डी पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो बच्चे MJPRU से हैं उनका पेपर 13 जून को है। जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ा रखे हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कि यूनिट बाय यूनिट पढ़ लो
और यहीं से आपका एग्ज़ाम पेपर फंसेगा। और मेरे पास पेपर ज़रूर भेज देना, ठीक है। जिन बच्चों को ये पेपर मिले वो मेरे पास भेज देना, आंसर की बनाकर मैं डाल दूंगा। चलिए, बॉटनी का पेपर था 7 तारीख को, अब वो 20 को कर दिया गया है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की वजह से एग्ज़ाम चल रहे हैं। चलिए, ये दिख नहीं रहे हैं क्वेश्चन, तो इन्हें छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 30 या कोई है ऐसा जो कि लेंस लगा के देख ले, इन्हें नहीं दिख पाएंगे, इसलिए आगे बढ़ो सर। 30 देखते हैं। ऑर्लोन किसका बहुलक है? पिछले लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन लिया था विनाइल साइनाइड का। यही क्वेश्चन लौट फिर के आते हैं, और कहाँ से पूछेगा यार, कहाँ से बनाएगा हैं भाई। और क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? हर साल नए नए क्वेश्चन थोड़ी ना लाएंगे, वही आगे पीछे करके क्वेश्चन। आप 2021 के पेपर में से उठाए, 2022 के पेपर में से 10 क्वेश्चन उठाए, 2023 में से उठाए 8 क्वेश्चन, उसमें से उठाए 10-12 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन नए बनाए और छाप के पेपर दे दिया आपको। लो, तुम्हारा ये फ़ायदा, हमारा ये फ़ायदा, मरता क्या नहीं करता। N3P3Cl में नाइट्रोजन का संकरण होता है, हमेशा sp2 होता है, आप बी पे जा सकते हो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। 32 देखते हैं। लाल स्याही बनाने में प्रयुक्त होता है इयोसिन, कोंगोरेड, एनिलीन या फिर फिनोल। लाल स्याही, लाल बादशाह, इयोसिन इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 गट्टा परका है, परका की जगह पर्चा भी लिख सकता है, वो परखा भी लिख सकता है, कई नाम से ये पेपर में पूछा जाता है। तो ये ट्रांसपोली आइसोप्रीन, यही इसका राइट ऑप्शन है। आगे मत बढ़ो, ट्रांसपोली आइसोप्रीन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। बेकेलाइट बहुलक है, फिर से बेकेलाइट आ गया। अरे मज़ा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में भाई, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो सुबह को सफ़ा है, लेकिन कुछ सफ़ा दफ़ा नहीं है। एक बार समझ में आ गई तो फिर दिमाग से निकलती भी नहीं है। तो बेकेलाइट बहुलक है, ये थर्मोसेटिंग बहुलक होता है, ए पे टिक लगा दो आप, ठीक है। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। अच्छा, 35 नमक संरचना में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? सर आप बोलोगे 6 होती है। सोडियम जो होता है वो 6Cl- आयन द्वारा घिरा होता है, ऐसी Cl जो होता है वो 6 सोडियम प्लस आयन द्वारा घिरा होता है। इसीलिए रॉक सल्ट या फिर नमक में सोडियम और क्लोरीन की जो उप सहसंयोजन संख्या होती है वो 6 होती है, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 36 एक्रिलेट ठोस है, नमक आयनिक सॉलिड होता है, कैल्शियम फ्लोराइड, कांच सीजियम क्लोराइड, सी पे आप टिक लगा दो। ये कांच जो है ये एक एमोर्फोस सॉलिड होता है, कांच जो होता है जिसको आप अतिशीतित द्रव भी कहते हो। ये पानी की तरह बह सकता है, लेकिन इसका प्रवाह कैसा होता है? स्लो होता है। टेफ्लॉन और नियोप्रीन उदाहरण है। टेफ्लॉन और नियोप्रीन दोनों के दोनों समबहुलक होते हैं, ठीक है। टेफ्लॉन और नियोप्रीन दोनों के दोनों कैसे होते हैं? समबहुलक होते हैं। अच्छा, होते हैं नहीं होते हैं? हाँ होते हैं भाई, होमोपोलीमर होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखते हैं। कौन सा जिगलर नाटा उत्प्रेरक का संगठन है? तो जिगलर नाटा डाई एथिल यानी कि ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये हैगा ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस प्लेटिनम दे रखा है इसमें, तो ये वाला ए पे टिक लगा दो। ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। वेकेलाइट उदाहरण है, रेशे का कभी नहीं हो सकता, प्रत्यास्थ बहुलक का नहीं हो सकता, ताप दृढ़ बहुलक हाँ, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, यही इसका राइट ऑप्शन है, सी पे आप टिक लगा दो। अच्छा 40 पे बढ़ता हूँ मैं। ये बताओ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो खाली स्थान है वो कितना होता है? द एम्प्टी स्पेस इन द वीसीसी इज। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो संकुलन क्षमता होती है ना, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी, वो 68% होती है। मतलब जो वीसीसी में एटम्स होते हैं वो 68% स्थान घेरे होते हैं, और 32% जो होता है वो स्थान रिक्त होता है। इसका मतलब है डी पे आप टिक लगा दो 32%। और जो एफसीसी अगर पूछ ले आपसे तो उसमें 74% स्थान एटम्स घेरते हैं, और 26% जो स्थान होता है वो खाली होता है, ठीक है। और अगर तुमसे पूछ ले सिंपल वाला, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, तो उसमें 52.4 होती है, और बाकी जो होता है खाली स्थान होता है, ओके। HCPM यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसकी फुल फॉर्म है। द कोऑर्डिनेशन नंबर इन SCP इज़, SCP में समन्वय संख्या होती है, तो HCP में समन्वय संख्या होती है। ये वाली जो तुम देख रहे हो ना 12, ये होती है, ठीक है। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको बोला जाता है। 52 देखो जरा, एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंद होते हैं? A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर आप B पे जा सकते हो, ओके। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा लग रहा है आपको क्वेश्चन पेपर इजी? बस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। 43 RNA में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? देखो RNA में एडेनिन भी नहीं होता है, RNA में थाइमिन, साइटोसिन, तो एडेनिन
अच्छा क्या पूछा है ना क्वेश्चन में, आरएनए में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो आरएनए में, अरे यार, साइटोसिन भी होता है और एडेनिन भी होता है, बस थाइमिन नहीं होता। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, इसलिए आप डी पे टिक लगा दो, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मादक दर्दनाशक है, दर्दनाशक, हर दर्द की दवा है, मादक दर्दनाशक, तो मादक दर्दनाशक आप बी पे टिक लगा सकते हो, कोडीन इज़ द राइट ऑप्शन। 45, आरएनए में सम्मिलित नहीं है। आरएनए में जो है ना, ये जो थाइमिन है आरएनए में नहीं होती, ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने बताया था अभी, वो दोनों सेम है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। तो थाइमिन नफरत करता है आरएनए से, ये आरएनए में नहीं पाया जाता, ये ध्यान देना। डीएनए का भैया ये पार्ट्स है एक। चलिए 46 देखते हैं। सेगर एंड टर्मिनल, सेंगर होना चाहिए था। विच रिजेंट वाज यूज इन द टेस्ट ऑफ सेंगर एंड टर्मिनल एनालिसिस? 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोवेंजीन, सी पे आप टिक लगा दो। 46 का राइट ऑप्शन सी है, ठीक है। अच्छा 47 देखते हैं। निम्नलिखित सभी में पीरिडीन क्षार है, निम्नलिखित सभी में पीरिमिडीन क्षार है। तो पीरिमिडीन दो प्रकार के होते हैं, एक तो साइटोसिन होता है, और अगर डीएनए है तो थाइमिन होगा, और आरएनए है तो यूरेसिल होगा। तो निम्नलिखित में से पीरिमिडीन क्षार है, तो एडेनिन, ग्वानिन, ये दोनों के दोनों प्यूरिन है। यूरेसिल, सी पे आप टिक लगा दो, यही क्या है हमारा, निम्नलिखित में से पीरिमिडीन क्षार है। तो सी पे 47 का सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा 48 देखते हैं। इनमें से कौन सा सहकारक है? तो इनमें से कौन सा सहकारक है, यहाँ पे सी पे टिक लगाओ, ए और बी दोनों, ये कार्बनिक आयन हो या कार्बनिक अणु हो, ये दोनों के दोनों सहकारक होते हैं, यानी कि विच एमोंग देम इज़ कोफैक्टर। अच्छा 49 बहुत दमदार टिकाऊ क्वेश्चन है, आप भी याद करोगे यार क्या क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा गया हमारे। निम्नलिखित पर उष्मा का प्रभाव नहीं होता, यानी कि हीट डज नॉट इफेक्ट्स द फ्लोइंग, निम्नलिखित पर उष्मा का प्रभाव नहीं होता। ये जो तुम देख रहे हो ना 1 डिग्री प्रोटीन, इस पर हीट का इफेक्ट नहीं होता। 50 देखते हैं। कौन सा एमिनो एसिड आवश्यक है? ल्यूसीन, ग्लाइसिन, एलानिन, ट्राइरोसिन। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10 आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, जिनको आप क्लास 12th में जे वालों में बड़े प्यार के साथ याद कर लेते हो। और जिसके ये याद होता है ना कि 10 आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से हैं और 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन उसके लिए बड़ा इजी है, ठीक है। अब इन्हें खाली यही पूछा है कि कौन सा एमिनो एसिड आवश्यक है, यानी कि एसेंशियल एमिनो एसिड कौन सा है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना ल्यूसीन, यही राइट ऑप्शन है। 51 देखते हैं। किस एमिनो एसिड में क्षारीय गुण नहीं होता? किस एमिनो एसिड में क्षारीय गुण नहीं होता? दिख रहा है आप लोगों को ये? हाँ, तो ये जो सेरिन देख रहे हो ना, मुझे इंग्लिश में पढ़ लेना है। विच एमिनो एसिड डो नॉट हैव बेसिक करेक्टरिस्टिक्स, जो सेरिन होता है इसमें क्षारीय गुण नहीं पाया जाता, ठीक है, सेरिन में। चलिए 52 देखते हैं। इंग्लिश में पढ़ लो क्योंकि हिंदी में नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत से बच्चे हिंदी में पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। बेटा एमएससी अगर करनी पड़ी ना तो शुद्ध इंग्लिश पढ़ोगे। म्यूटा रोटेशन रिफेयर्स टू ए चेंज इन पीएच ऑप्टिकल रोटेशन, आप बी पे टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्टिकल रोटेशन में ये चेंज कर देता है, ऑप्टिकल रोटेशन को चेंज कर देता है। अच्छा 53 निम्नलिखित में कौन एक आवश्यक शर्करा है? आवश्यक शर्करा है, यानी कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। तो हिंदी में नहीं दिख रहा है यार, रिड्यूसिंग मतलब अपचायक शर्करा है या अपचायी शर्करा है, ठीक है। अपचायी शर्करा है तो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सुक्रोज, अब सेल्यूलोज। तो यार यहाँ पर ना बड़ा घुमा दिया यार, है भाई यार, इसमें तो क्वेश्चन में घूम गए माइंड। पूछो क्यों घूम गया? निम्नलिखित में से कौन अपचायी शर्करा? तो यार हाँ, सुक्रोज, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब अनअपचायी शर्करा हैं, तो आप बी पे जा सकते हो, ग्लूकोज, ये एक अपचायी शर्करा, ठीक है। 54 देखो। निम्नलिखित में से कौन अनअपचायी शर्करा है? एक अनअपचायी शर्करा है, वो है सुक्रोज। सुक्रोज जो होती है वो अनअपचायी शर्करा है, मतलब टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को ये अपचायित नहीं करती है। ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस 75 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमें देखने हैं और आगे बढ़ जाना। मोलिस टेस्ट का प्रयोग के लिए किया जाता है? मोलिस टेस्ट का प्रयोग जो है, मोलिस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर, ओ ये वाला कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है, ठीक है। अभिक्रिया का उत्पाद है भाई, अभिक्रिया का उत्पाद क्या है जल्दी बताओ, अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? ये बी पे आप टिक लगा दो, H2N। ये जो है ना, अगर एक अभिक्रिया देखो ये वाली है,
इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जब ये NH2CO CH3 के साथ क्रिया करता है, एसिटेमाइड NH2CO CH3CO NH2 एसिटेमाइड के साथ क्रिया करता है, तो उत्पाद कौन सा बनेगा? तो ये हमारा V नंबर है, ये इसका राइट ऑप्शन है, आप बना के देख लेना। अब मैं क्या बताऊं यार, ये वाला है, ये वाला B नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। पढ़ो पहले क्वेश्चन को, फिर उसका राइट ऑप्शन देने की कोशिश करो, क्योंकि पिछले लेक्चर आपने बहुत बार अच्छे तरीके के साथ पढ़ रखे हैं, तभी तो यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। निम्न में से कौन सा अणु बहुलक नहीं है? तो न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है, क्लोरोफिल बहुलक है, प्रोटीन बहुलक है, सेल्यूलोज बहुलक है। तो कौन सा बहुलक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्लोरोफिल जो होता है ना, ये बहुलक नहीं होता। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल बहुलक नहीं है, लेकिन ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जिसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है क्लोरोफिल, जिसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो क्लोरोफिल जो होता है ये एक संकुल यौगिक है, जिसको आप कम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हो, आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हो, जटिल यौगिक भी बोलते हो। ठीक है, तो बहुत सारे नाम जो हैं इसके आ जाते हैं। तो क्लोरोफिल इज़ द राइट ऑप्शन। 58 देखते हैं। रिसेप्टर्स बनते हैं, रिसेप्टर बनते हैं, रिसेप्टर्स वाइन टू अरे यार क्या है, एक्सोजेनियस लिगेंड्स ओनली, एंडोजीनियस लिगेंड्स ओनली, बोथ ए एंड बी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि बाहिरजनित लिगेंड्स से, अंतर्जनित लिगेंड्स से, ए और बी दोनों से, या उपरोक्त सभी। तो ऐसे क्वेश्चन में इंसान का माइंड घूम जाता है, बोले आप कौन सा लगाऊं, ए और बी दोनों पे टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस जितने भी होते हैं वो सब के सब जो होते हैं समदेशिक होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60। प्राकृतिक प्रोटीन में कौन से 5 तत्व उपस्थित होते हैं? द 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मोस्ट नेचुरली ऑक्यूरिंग प्रोटीन्स आर। अब 3 नाम तो आपको याद होंगे, जैसे देखो नाइट्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का पता है, हाइड्रोजन का पता है, ये तीनों के तीनों तो प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बन भी प्रेजेंट होता है, 4 हो गए। अब एक एलिमेंट और बचा है, वो और पहचानना है आपको। तो नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब एक चीज़ और बची है, वो पहचाननी है जिसमें सल्फ़र भी पाया जाता है। ठीक है, C नंबर। ओके, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फ़र। 61 देखो ज़रा। क्रिस्टल जिसकी एकल कोशिका की विमाएँ अल्फ़ा बराबर नहीं है, वो A बराबर नहीं है, B बराबर नहीं है, C एंड अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री हो। तो मतलब तीनों भुजाएं भी बराबर नहीं हैं और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर नहीं, तीनों एंगल बराबर हैं। तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, लेकिन तीनों एंगल बराबर हैं। रोम्बोहेड्रल का नाम आपने सुना होगा, एक है इसमें रोम्बोहेड्रल। ऑर्थोरोम्बिक, हाँ ऑर्थोरोम्बिक मेरे ख्याल से इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, ये है, ये डी पे टिक लगा दो, ऑर्थोरोम्बिक समचतुर्भुज। ओके, 62 देखते हैं। क्रिस्टल में एक्स किरणों द्वारा कोई भी ब्रेक परिवर्तन दिखाई नहीं देगा यदि DHKl छोटा होगा। यदि DHKl छोटा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत पेचीदा पूछ रखा, λ/2 से छोटा होगा। 63, चलो 1-2 क्वेश्चन तो एग्जाम पेपर में आते ही हैं ऐसे, और MJPRO वालों को तो बहुत छूट मिलने वाली है भैया। 100 क्वेश्चन में से आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन की तो वैसी छूट आपको मिल रही है। निम्नलिखित एक मोरडेंट रंजक है, निम्नलिखित एक मोरडेंट रंजक है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना एलिजरीन, ये क्या है? एक मोरडेंट रंजक होता है। युग्मन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाला रंजक है वो ये वाला होता है, एजो रंजक इज़ द राइट ऑप्शन। 65 देखते हैं। शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में ग्लूकोज CH3OH के साथ गर्म करने पर अल्फ़ा और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड देता है, क्योंकि इसमें होता है एक वलय संरचना, एक एल्कोहल समूह, एक एल्डिहाइड समूह, 5 हाइड्रोक्सिल समूह। तो देखो शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में ग्लूकोज CH3OH के साथ गर्म करने पर अल्फ़ा और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड देता है, क्योंकि इसमें होता है। अब पहचानना है कि ये रिएक्शन रिंग की होगी या अल्कोहलिक ग्रुप की होगी या एल्डिहाइड ग्रुप की होगी। ये मेनली पॉइंट ये पहचानो पहले, फिर उसके बाद बताइए। ये एक रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो रिंग स्ट्रक्चर जो होती है तब वो अल्फ़ा और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड देती है। 66 देखते हैं। जल में घुलनशील रंजक का एक उदाहरण है। तो जल में घुलनशील रंजक का एक उदाहरण है ये वाला जो अम्लीय रंजक होता है ना, ये जल में घुलनशील होता है। 67 देखते हैं। एक सरल घन संरचना में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन होता
है। बहुत अंदर का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, π/6 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। समविद्युत बिंदु पर एमिनो अम्ल अणु की ओर गति करता है, इनमें से कोई नहीं, ना तो वो कैथोड की तरफ गति करता है ना वो एनोड की तरफ गति करता है। इसका मतलब है 68 का डी नंबर होगा। समविभव बिंदु पर वो किधर को भी नहीं जाता, बेचारा बीच में रहता, वो खुद सोचता है यार मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर, बीच में टंग जाता। 69। शरीर में एलर्जी किसके बनने के कारण होती है, हार्मोन, हिस्टामिन, एंजाइम या विटामिन। हाँ शरीर में एलर्जी होती है, सबके होती है, हिस्टामिन इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा 70 देखो, निम्न में से कौन सा क्रोमोफोर नहीं है। तो क्रोमोफोर जो है ना, एक तो ऑक्सोक्रोम होता है, एक क्रोमोफोर होता है, तो क्रोमोफोर नहीं है। क्रोमोफोर मतलब जो रंग आपको प्रदान नहीं करेगा, तो ये बी नंबर जो है ना NH2, ये क्रोमोफोर नहीं है, ठीक है। चलिए 71 देखते हैं। रंगीन यौगिक के लिए डाई के रूप में कार्य करने के लिए इसमें क्या शामिल होना चाहिए। रंगीन यौगिक के लिए डाई के रूप में कार्य करने के लिए इसमें क्या शामिल होना चाहिए। सी पे आप टिक लगा दो, ए और बी दोनों शामिल होने चाहिए। अच्छा चौथा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरासीटामोल है OH NH CO CH3, तो कहाँ पर है ये ऑप्शन ए। जो इसका मैं, अबे ये क्वेश्चन का ये कहाँ से उठा के रख दिया अबे हैं, हे गुरुजी ये क्या हो रहा है भैया। अबे ये क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, हम बता दे रहे हैं इसका भी राइट ऑप्शन NH CO CH3 OH। ये ए पे टिक लगा दो। पैरासीटामोल की सही संरचना है, ग्वानिन तथा साइटोसिन में वेसो का जुड़ाव होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का जुड़ाव होता है। सी पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड जितने भी होते हैं वो नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा इकाई होती है। ढूंढ लो, नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा इकाई, तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षार, ए ये आएंगे। प्यूरिन या pyrimidine बेस प्लस हेक्सोस, नहीं अबे यार इनमें से तो कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा मुझे। अच्छा एक मिनट अभी देखते हैं ज़रा, तो हाँ ये है ऊपर हैगा पेंटोस शुगर, ये है राइट ऑप्शन इसका। न्यूक्लियोसाइड जितने भी होते हैं वो नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा इकाई होती है। अब क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें पेंटोस शुगर पाई जाती है, तो शॉर्ट में लिख दिया उन्होंने पेंटोस। ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। 72 देखते हैं। वल्केनाइजेशन क्रिया रबड़ को क्या बनाती है, कोमल, पानी में घुलनशीलता, मजबूत, कोमल, अधिक लचीला। तो 72 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, मजबूत बनाती है, ठीक है। अच्छा 73 देखो, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, तो आप बोलोगे यार प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, 73 का राइट ऑप्शन ये 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का। 74 निम्नलिखित में से कौन शाखित बहुलक है, यार दिख नहीं रहा, निम्नलिखित में से कौन शाखित बहुलक है। तो ये उच्च घनत्व वाले बहुलक यानी कि कम घनत्व वाले बहुलक जो होते हैं ना शाखित होते हैं, ये दिख ही नहीं रहा। चलिए 75 देखते हैं। प्रकाश प्रकीर्णन विधि का उपयोग क्या निर्धारित करने में किया जाता है, तो बी पे आप टिक लगा दो, औसत वजन मोलर द्रव्यमान प्रकाश प्रकीर्णन विधि का यूज़ किया जाता। तो पूरे 75 क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में आपको कवर करवा दिए हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, याद करो, समझो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।